बड़ी जानकारी विधानसभा सत्र से जुड़ी है। बड़ी जानकारी, नया उत्तर प्रदेश, नई परंपरा। यूपी विधानसभा आज रचेगी नया इतिहास। तो आज सदन में सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, महिला विधायक करेंगी विकास की बात। तो पहली बार ये कि महिलाएं सिर्फ सदन में बोलेंगी और विकास पर महिलाएं बात करेंगी। विधायक महिलाएं इसमें शामिल होंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर बात होगी। तो नया उत्तर प्रदेश, नई परंपरा। इसके साथ ही यूपी विधानसभा आज नया इतिहास रचेगी। आज सदन में सिर्फ महिलाएं बोलेंगी और महिला विधायक करेंगी विकास को लेकर बात। तो यूपी विधानमंडल सत्र का चौथा दिन है। महिला विधायकों के लिए यादगार रहेगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा सत्र होगा जिसमें महिलाएं अपनी बात रखेंगी, विधायक महिलाएं शामिल होंगी, विकास को लेकर बात होगी। प्रत्येक महिला सदस्य को मिलेंगे 3 से 150 महिलाओं को। फिलहाल यूपी विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा सत्र होगा। तो बड़ी जानकारी, यूपी विधानमंडल सत्र का आज चौथा दिन है और काफी अहम दिन, यादगार दिन और सदन के लिए इतिहास भरा दिन, क्योंकि आज सदन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, महिलाएं अपने मुद्दे रखेंगी, विधायक महिलाएं इसमें शामिल होंगी, विकास को लेकर सदन में फिलहाल चर्चा होगी और विधानसभा सत्र का आज ये चौथा दिन है। 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। यूपी विधानमंडल सत्र का आज चौथा दिन है। महिला विधायकों के लिए यादगार रहेगा। इसके साथ ही आजादी के बाद पहली बार ऐसा सत्र होगा जिसमें आज महिलाएं यानी कि विधायक महिलाएं अपनी बात रखेंगी, विकास को लेकर चर्चा करेंगी और क्या कुछ अहम दिखने वाला है फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। तो 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है और यूपी विधानमंडल सत्र का चौथा दिन है। महिला विधायकों के लिए फिलहाल ये यादगार रहेगा। आजादी के बाद पहली बार ये दिन, सत्र में आज का दिन सिर्फ महिलाओं के नाम। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन और काफी अहम भी दिन, क्योंकि आज सदन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। 150 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। ये सभी विधायक महिलाएं, विकास को लेकर बात होगी और ऐसा आजादी के बाद पहली बार जो महिलाएं सदन में अपनी बात रखेंगी, कोई भी पुरुष नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी और 150 महिलाओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। महिला विधायकों के लिए फिलहाल ये यादगार रहेगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा सत्र होगा ये जिसमें महिलाएं होंगी, सिर्फ महिलाएं अपने मुद्दे रखेंगी, विधायक महिलाएं इसमें मौजूद रहेंगी। फिलहाल आज यूपी विधानसभा सत्र अहम और एक इतिहास भरा यह दिन होगा विधानसभा का, जिसमें आज सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अपने मुद्दे रखेंगी, विधायक महिलाएं विकास को लेकर बात करेंगी और काफी महत्वपूर्ण यह दिन। विधानसभा सत्र के लिए आज चौथा दिन है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण यह दिन है क्योंकि आज इस सदन में विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी और कई मुद्दों को लेकर जिक्र किया जाएगा, विकास की भी बात होगी। लेकिन सदन आज का इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज इस सदन में, आज इस सत्र में जिसका चौथा दिन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विधायक महिलाएं शामिल होंगी। 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। तो आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब इस सदन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। यूपी विधानसभा का सत्र है ये और आज इसका चौथा दिन है। प्रत्येक महिला सदस्य को मिलेंगे 3 से 8 मिनट। तो प्रत्येक महिला सदस्य को अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए 3 से 8 मिनट मिलेंगे
और आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि सदन में सिर्फ महिलाएं होंगी, अपना पक्ष रखेंगी, कई मुद्दों को लेकर बात होगी। प्रत्येक महिला सदस्य को 3 से 8 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। 150 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। तो महिला विधायकों के लिए यह पल, आज का दिन काफी यादगार रहेगा। तो विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। 150 महिलाओं को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। तो सभी को हंसाने वाले खुद रुला गए राजू श्रीवास्तव अपनी अंतिम यात्रा पर हैं और निगम बोध पर अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, अंतिम यात्रा पर राजू श्रीवास्तव अब से कुछ ही देर में दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अंतिम यात्रा में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है। राजू श्रीवास्तव के साथ आखिरी पड़ाव, आखिरी वक्त, आखिरी ये सफर राजू श्रीवास्तव का। काफी समर्थक उदास हैं। और सुनील पाल हास्य कलाकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील जी, स्वागत है आपका। चूंकि इस दुख की घड़ी में सभी को क्षति पहुंची है, अंतिम यात्रा पर हैं राजू श्रीवास्तव, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद सफर है ये। बहुत सारे सफर उनके साथ में किए, बहुत सारी यात्रा उनके साथ में की, लेकिन ये उनकी अंतिम यात्रा जो है वो अकल्पनीय है। देखी नहीं जा रही, सुनी नहीं जा रही, समझी नहीं जा रही। बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुनील जी, कभी आपने सोचा था कि एक दिन ये भी खबर आएगी कि ना अंतिम यात्रा पर होंगे राजू श्रीवास्तव जी? बिल्कुल, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। ये दिन भी देखना पड़ेगा कि हंसाने वाला बंदा रुलाएगा, हंसाने वाला बंदा इतनी तकलीफ देगा, कभी सोचा भी नहीं था। अभी 15 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, जब वो कोलैप्स हुई थी उसके 15 दिन पहले हमारी फिल्म गाली गलौज जो आ रही है उसके प्रमोशन के लिए मैं उनसे एक वीडियो लेने गया था। तो उन्होंने कहा टाइटल तो अच्छा लगा, गाली गलौज फिल्म क्या है? उनका स्टैंड अप कॉमेडी पे ही फिल्म है, अपने स्टैंड अप कॉमेडी में जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ फिल्म है। तो बोले यार वेरी गुड, मैं तुझे वीडियो इनवाइट दूंगा, जल्दी से आके देता हूँ। तो बस उसके बाद वो बाहर चले गए, उसके बाद फिल्म मिले ही नहीं। सुनील जी, कभी ऐसा कोई मोमेंट राजू श्रीवास्तव जी के साथ जो बहुत यादगार आपके लिए आज के बाद बन जाएगा और आप जब भी उसे सोचेंगे, जब भी उसे विजुअलाइज करेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी? मैं चाहूंगा एक बार ज्योता टीवी के साथ शेयर करें। अभी पिछले साल हमारे एक सीनियर कलाकार श्री माधव मगे जी का देहांत हुआ था जी। उनकी हमने शांति सभा रखी थी, प्रार्थना सभा, जिसमें सारी अगुवाई मैंने की थी। वही सारा पैसा मैं ही खर्च करने वाला था जी। मैंने हॉल बुक किया, सारे सबको बुलाकर सब चीजें करके, और उसका अच्छा खासा बिल बनने वाला था। तो जब मैं बिल देने गया तो मुझे कहा गया कि बिल चुकता हो चुका है। तो मैंने कहा किसने किया है? बोले राजू श्रीवास्तव जी ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम, वो बड़े बड़े काम ऐसे बिना बताए चुपके से कर देते थे, कभी ढिंडोरा नहीं पीटते थे। करोड़ों रुपए उन्होंने दान किए हैं। ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा इंसान, ऐसा कलाकार मेरी नजदीक मैंने भी बहुत कभी देखा नहीं। बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही हंसने हंसाने वाला बंदा राजू श्रीवास्तव जी। दुनिया को अलविदा कह दिया राजू श्रीवास्तव ने। तो ये कह सकते जी सुनील जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी। उनके साथ गुजारा हर पल यादगार है। हमने फिल्में भी साथ में की, शोज भी साथ में की, और हर शो में 2-2.5 घंटा परफॉर्म करते थे। ना पब्लिक थकती थी ना वो थकते थे। पब्लिक भी मूड में रहती थी और वो भी मूड में। लोगों को बोलना पड़ता था कि भाई शो का टाइम खत्म हो रहा है। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है इतना बड़ा कलाकार, स्टैंड अप की दुनिया का बिल्कुल सुनील जी, और गहरी क्षति लोगों को पहुंची है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और राजू श्रीवास्तव की यादगार के जो लम्हे हैं उन्हें हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी जनता टीवी पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मोत्सव, बड़ी जानकारी। मथुरा दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का
जन्मोत्सव 3 दिवसीय मेले में जो 3 दिवसीय मेला लगेगा उसका उद्घाटन खुद सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। स्मारक के साथ प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन सीएम योगी। सीएम योगी सभा को भी संबोधित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा और पंडित दीनदयाल के जन्मोत्सव को लेकर 3 दिन के इस मेले का खुद उद्घाटन सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। मथुरा दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मोत्सव 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही स्मारक के साथ प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे सीएम योगी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। पोस्ट हत्या के मामले के बाद पहली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने फिलहाल वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई होगी और पोषणीयता मामले के बाद आज पहली सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मांगा है 8 हफ्तों का वक्त। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, चूंकि आज ये सुनवाई होगी जबकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 8 हफ्तों का समय भी मांगा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो 12 दिसंबर को 7-11 की पोषणीयता पे बहस हुई, उसके बाद जिला जज ने उसे सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कह दिया कि इसमें 7-11 रूल की पोषणीयता नहीं बनती, इसके आधार पर इसको निरस्त किया जाता है। और 1991 वर्ष एक्ट जो भौगोलिक स्थिति की बात हो रही थी, सारे तथ्यों को सुनते हुए 7-11 को निरस्त कर दिया। उसके बाद आज जो पहली सुनवाई है इसमें मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते की याचिका दाखिल करके 8 हफ्ते का समय मांगा। वहीं हिंदू पक्ष ने इसके पहले ही एक आपत्ति दाखिल कर दी है, जिसमें आपत्ति में उन्होंने ये सीधे कहा है कि उसमें श्रृंगार गौरी पूजन अर्चन की बात अब नहीं रह गई है, अब उसमें बाबा मिल चुके हैं और पहले बाबा और जितने देवी देवता हैं उनकी खोज की जाए, उसके बाद जो सुनवाई होगी आगे की प्रारंभ की जाए। तो पुनः सर्वे के लिए जो हिंदू पक्ष द्वारा जिस तरीके से कमर कसी गई है और अर्जी दे दी गई है, और उसके बाद अब आज जो सुनवाई होगी इसमें ये देखने वाली बात होगी जिला जज की अदालत में कि मुस्लिम पक्ष को 8 हफ्ते का जो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देकर 8 हफ्ते का समय मांगा है, वहीं पोषणीयता वहीं जो है जो हिंदू पक्ष द्वारा पूरी सर्वे की बात करके लगातार, चूंकि सुनवाई जब चल रही थी तो उसमें भी सर्वे की बात पुनः कर हिंदू पक्ष द्वारा किया गया और आज हिंदू पक्ष द्वारा बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है वो देखना काफी अहम होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। लखनऊ से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में एनआईए की बड़ी छापेमारी और लखनऊ से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी का नाम वसीम अहमद बताया जा रहा है और इंदिरा नगर इलाके से इसे पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे में कई संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं जिन्हें बरामद कर लिया है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई इस आतंकी के खिलाफ की गई है। तौकीर किदवई लाइव हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल यूपी एटीएस को एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ये सुबह से ही छापेमारी चल रही थी और उसके बाद एनआईए ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया है। इसमें 14 राज्यों में करीब छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के और उसकी जो फंडिंग का मामला था उसमें पूरी छापेमारी हुई है। इसमें ईडी भी एनआईए के साथ शामिल थी। तो फिलहाल लखनऊ से जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद करने का भी दावा किया जा रहा है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन अभी जांच पड़ताल के बाद अभी और इसके क्या कौन साथी हैं, कहाँ ठहरे हुए थे, किस तरह की फंडिंग हो रही थी, इन सबको लेकर भी अभी पूछताछ की जाएगी और फिर पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर ये पूरा जो रैकेट था किस तरह से ऑपरेट हो रहा था, इनके और कौन से साथी हैं। तो फिलहाल आज अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें राजस्थान, केरल और दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पीएफआई के, वो गिरफ्तार हुए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि 8 से ज्यादा घंटे की रेड चली है अलग अलग जगहों पे, 14 से ज्यादा राज्य इसमें शामिल थे। अब फिलहाल लखनऊ से लेकर क्या कनेक्शन निकल के आ रहे हैं, इसके और कौन से साथी हैं, कहाँ कहाँ ठहरे, कहाँ कहाँ फंडिंग हुई, किस किस के द्वारा फंडिंग हुई और किन मामलों को लेकर फंडिंग हुई, तो फिलहाल अभी कुछ देर बाद खुलासा भी हो सकता है और पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। तौकीर, आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है?
देखिए अभी फिलहाल सभी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी पुलिस ने जिस तरह से सुबह करीब 4 बजे से ये रेड चल रही थी और 7 बजे तक ये रेड चली है, अलग अलग जगहों पर, लखनऊ में खासकर कई ठिकानों पर इस तरह की रेड थी, इंदिरा नगर में थी, गोमती नगर में थी। अभी कई ऐसे नाम है जो खुलासा होना बाकी है कि और पुलिस के रडार पे कौन कौन है, एनआईए और किससे किससे पूछताछ करेगी। लेकिन इसे बड़ी उपलब्धि इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2 लोग हाथ लगे हैं पुलिस के, और ये भी माना जा रहा है कि इन 2 लोगों से कई तरह के तार जोड़ेगी पुलिस। अब उनसे पूछताछ होगी, उनके संगठन को लेकर पूछताछ होगी। उसके बाद लखनऊ से भी माना जा रहा है कि कई और चेहरे खुलकर सामने आएंगे जो इस तरह के फंडिंग में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, फिलहाल क्या कुछ तथ्य जुटाए जाएंगे वो देखना काफी अहम होगा। तौकीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी, सचिवालय में कुछ ही समय में होगी ये शुरू। वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहा है पुनर्निर्माण कार्य, केदारनाथ धाम में चल रहा है पुनर्निर्माण कार्य। बैठक में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही आपको बता दें, सचिवालय में कुछ ही समय में ये बैठक शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य, इसके साथ ही केदारनाथ धाम में भी चल रहा है पुनर्निर्माण कार्य, जिसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सचिवालय में कुछ ही समय में ये बैठक शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, केदारनाथ धाम में भी पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। और चलिए, इसी बीच देहरादून से बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, पीएम मोदी करेंगे ड्रोन कैमरे से निरीक्षण। उत्तराखंड शासन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पीएम मोदी खुद ड्रोन कैमरे से इसका निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड शासन के पूरे स्तर पर तैयारियां हैं। केदारनाथ में दूसरे चरण का कार्य जो है वो फिलहाल चल रहा है। इसके तहत कल 21 कार्य प्रस्तावित हैं, जिसमें 10 कार्य इसी वर्ष पूरे होने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आपका रुख करेंगे, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, समीक्षा खुद पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक सचिवालय में शुरू होनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। और जिस तरह से अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो लगभग 500 करोड़ के यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके दूसरा फेज अभी गतिमान है और 60% से ज्यादा जो कार्य है सेकंड फेज के वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए तो लगभग 150 करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे फर्स्ट फेज के, उसमें 90% के कार्य यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो लगभग 125 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य है केदारनाथ धाम में, जिनमें से 60% पूरा होने का दावा जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। और अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का मास्टर प्लान तैयार होना है, पुनर्निर्माण कार्य होने हैं, तो उसको लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। और दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट हैं केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम के, और जिस पर सीधा पीएमओ मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद दोनों ही धामों की समीक्षा बैठक यहां पर करने जा रहे हैं राज्य सचिवालय में। और इसमें क्या कुछ निकलकर खास आएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम हम सबने देखा है कि 2013 की आपदा में किस तरह से पूरी तरह से जमींदोज हो चुका था। केवल एक जो केदारनाथ धाम था वो ही बचा था, उसके अलावा इर्द गिर्द जितनी भी चीजें थी, चाहे मकान थे, चाहे पंडा पुरोहित के घर थे, सभी कुछ जमींदोज हो चुके थे, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थी। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक पैनी नजर इस पर बनाए रखे हो। लगातार यहां पर केदारपुरी में निर्माण कार्य चल रहे हैं। फर्स्ट फेज यहां पर लगभग पूरा होने की तरफ हो गया है और सेकंड फेज का जो कार्य है वो भी अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, 60% से ज्यादा हो चुका है। और इन दोनों कार्यों के बाद थर्ड फेज का यहां पर शुभारंभ होगा, जिसमें लगभग 250 करोड़ के प्रोजेक्ट यहां पर होने हैं। इसके अलावा अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में अभी मास्टर प्लान के तहत यहां पर चिन्हीकरण हो रहा है। एक पैमाइश होती है, जो मास्टर प्लान के तहत काम होने हैं उनको यहां पर तैयार किया जा रहा है। जी अजीत, सबसे अहम बात की प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल, सराहनीय काम है, क्योंकि ऐसे में जो पर्यटक हैं उन्हें भी नई चीजें देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं जो परेशानी अब तक उन्हें उठानी पड़ रही थी जब निर्माण नहीं हो रहा था, वो शायद अब उन्हें उठानी नहीं पड़ेंगी। और जो वहां पर कामगार लोग हैं जिनका कामकाज चलता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा, उनके भी और रास्ते खुलेंगे।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो 2013 की आपदा से पहले भी हमने केदारनाथ धाम देखा और उसके बाद भी हर साल लगातार हम धाम में चल रहे कार्यों को देख रहे हैं। तो 2013 से पहले की जो तस्वीरें थी और 2013 के बाद जब से पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुए हैं उनकी तस्वीरों पर आप नजर डालेंगे तो साफ उसमें नजर आता है कि कितना भव्य तरीके से वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। पहले की अगर तस्वीरें देखें तो सीधे तौर पर काफी कंजेस्टेड केदारपुरी नजर आती थी, बिल्कुल घर वहां पर कंजेस्टेड तरीके से बने हुए थे। एक जो पैदल पथ जो सीधे केदारनाथ धाम तक था उसमें दुकानें सजी हुई रहती थी, पैदल चलने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो पुनर्निर्माण कार्य के बाद की जो तस्वीरें हैं उसमें लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही आप केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग जो 1 किलोमीटर का गलियारा है वो काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप वहां पर आराम से जा सकते हैं, दूर से ही आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के कार्य बद्रीनाथ धाम में भी करने की तैयारी पीएमओ की तरफ से की गई है। मास्टर प्लान वहां के लिए तैयार किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की अभी अगर तस्वीरों में देखें तो केवल मंदिर वहां पर नजर आता है, इर्द गिर्द काफी कंजेस्टेड हो गया है। तो इसको कैसे और भव्य रूप देना है, कैसे यहाँ पर जो यात्री आएंगे उनको दूर से ही बद्रीनाथ जी के दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं, उन चीजों को लेकर लगातार कार्य हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी जो उनकी समीक्षा बैठक है ड्रोन के माध्यम से, हालांकि ये काफी कुछ डिपेंड करेगी प्रदेश के मौसम पर, क्योंकि देर रात से ही पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ में लगातार मौसम खराब बना हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समीक्षा करेंगे तो क्या वो ड्रोन के माध्यम से वाकई लाइव तस्वीरों को देख पाएंगे या नहीं, ये मौसम के ऊपर डिपेंड होगा। बिल्कुल सही कहा आपने अजीत। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।